हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मैट क्लास। एक चीज़ है, बहुत लोगों ने बोला है, मैंने मैट की सारी वीडियोस ख़त्म कर दी थी 3 पार्ट्स में ही, तो ये मैं मैट की ओरिजिनल क्लास के साथ ही पार्ट 4 जोड़ दूंगा। तो वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ मैट इन इंडेस में मैट की क्या इम्प्लीकेशंस होगी, इसके अलग ही सेक्शन है। सेक्शन 2 कैपिटल A 2B एंड 2C। 2A और 2B तो नॉर्मल है, 2C होता है जब पहली बार लगा मैट, तो फिर उसके ट्रांजिशन प्रोविजंस। ठीक है, एक एक करके चलेंगे, कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है जितना तुमने मचा रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इंडेस समझते हैं। इंडेस का मतलब क्या है? इट्स लाइक वो एएस से डिफरेंट कैसे हैं? एएस में क्या होता है कि जनरली वो हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर चीज़ों को वैल्यू करते हैं। बिल्डिंग है 50 साल पुरानी है तो 50 साल पुरानी वैल्यू को ही डेप्रिशिएट कर करके वो रिटन डाउन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फिर जब वो बिल्डिंग बिकती है तो बात सोचो, 50 साल पहले वो बिल्डिंग 1 करोड़ की थी, डेप्रिशिएट कर करके उसकी 20 लाख वैल्यू हो गई, आज उसकी वैल्यू 50 करोड़ है। तो जब वो बिकती है तो एकदम से इतना ज्यादा पीएनएल में हिट आता है। ठीक है, तो लोगों को उसकी एक्चुअल वैल्यू ही नहीं समझ में आती और तुम्हारी कंपनी की वैल्यू समझ नहीं आती कि भाई तुम्हारी वैल्यू क्या है, क्योंकि तुमने बिल्डिंग तो क्या 20-20 रुपए में बिल्डिंग दिखा रखी है, जो इनकी वाज लाखों है आज। तो इंडेस ने बोला कि भाई हर साल उसको लेटेस्ट वैल्यू पे दिखाओ चीजों को। इस वजह से एक फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया कि भाई हर चीज को फेयर वैल्यू कर देंगे हम। तो ये मोटा मोटा इंडेस में फीचर है नया। इसका मतलब क्या? बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट इंडेस 109, ये प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स इंडेस 16, ऐसे बहुत सारे इंडेस बने हुए हैं जो रीवैल्यू करने को बोलते हैं। नाउ रीवैल्यू में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम रीवैल्यू करते हैं तो क्या वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होने चाहिए? रीवैल्यू का मतलब क्या है कि अगर बिल्डिंग आज हमने हिस्टोरिकल वैल्यू पे 1 करोड़ की दिखा रखी है, एक्चुअल में 1 करोड़ 20 लाख की होगी, तो क्या वो तो नोशनल ही हुआ ना 1 करोड़ 20 लाख? तो 20 लाख रुपए क्या एक्चुअल में हमारे पास पैसा आ गया कि प्रॉफिट आ गया? नहीं ना, तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं आया। तो इस वजह से लोग पागल भी ना बन जाएं कि भाई यार इतना पैसा है इनके पास, पैसा कहां है उसके पास, ये तो 20 लाख की नोशनल वैल्यू है। इसी वजह से इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट मान के एक अलग ही टर्म बना दी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडेस में पीएनएल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत पड़गी। एक तो जो नॉर्मल पीएनएल जो अब जैसे हम अब तक बनाते आ रहे हैं वैसे, उसको बोलेंगे हम पार्ट ए। फिर एक है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको बोलेंगे पार्ट बी। तो ये 2 पार्ट्स में पीएनएल बनता है। ठीक है, ये पीएनएल। ठीक है, तो जो नॉर्मल पीएनएल है वो तो ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर ओसीआई। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हम ऐड कर देते हैं। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें रीवैल्यू होती हैं। अब कोई ऐसी चीजें हैं जो रीवैल्यू तो हुई, लेकिन जब वो रीवैल्यू हुई तो उनका डायरेक्ट इंपैक्ट पीएनएल में नहीं जाता, सीधा रिजर्व में ले जाते हैं वो। और कई चीजें ऐसी हैं जो रीवैल्यू हुई, जब वो इवेंट होगा तो वो पीएनएल में उस टाइम पे आ जाएगी। तो उसको बोल दिया, उसको फर्दर बी को 1 और 2 में डिवाइड कर दिया, टू बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल पीएनएल, नेवर टू बी क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल पीएनएल। तो ये तो नॉर्मल पीएनएल जो है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये 2020 चल रहा है, तो 2025 को मान लो कोई इवेंट हो गया, तो वो इवेंट पे ये नॉर्मल पीएनएल में चले जाएगा। नेवर टू बी क्लासिफाइड का मतलब है वो डायरेक्ट अदर इक्विटी में चला जाएगा, डायरेक्ट अदर इक्विटी। ठीक है, अब मैट में क्या होता है ये तो मैंने इंडेस समझाया है। मैट में क्या गेम होती है? देखो, जो नॉर्मल पीएनएल बनता है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पीएनएल है, वो तो 2 हो गए ना अलग अलग पार्ट। पीएनएल एक ही है लेकिन 2 पार्ट्स में बनता है। तो हम बिल्कुल एंड वाला प्रॉफिट लें जो बिल्कुल एंड पे आता है, कि हम वो प्रॉफिट लें जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के पहले आता है। तो मैट ने क्या बोला, इनकम टैक्स ने, कि हम पहले वो चीजें ले लेंगे जो तो हम नॉर्मली लेते हैं। तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? मैट की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पहले करते थे। जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट आता है वहां से नहीं, जो पुराने नेट प्रॉफिट है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को निकाल के जो नॉर्मल पीएनएल है पार्ट ए, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैट का क्या है? ये पुराना वाला। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब जहां से भी हम मैट की कैलकुलेशन मतलब बुक प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं,
उसके आगे वाला अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका कुछ नहीं करेंगे, इनकम टैक्स दयालु हो गया? नहीं। देखो ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यहां पे गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो रीवैल्यू होती हैं, पहले भी इंड एस आने के पहले भी कई चीजें कई इवेंट्स पे रीवैल्यू होती थी, वो डायरेक्ट पीएनएल में जाती थी, तो उन पे तो टैक्स लगता था। तो इंड एस आ गया तो दयालु हो जाएंगे। इनकम टैक्स का इंड एस से कुछ मतलब नहीं है। इनकम टैक्स है, वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से लॉ नहीं चेंज कर देता, ठीक है। इसी वजह से टैक्स तो बेटा इनके ऊपर भी लगेगा, लेकिन हम स्टार्ट यहां से करेंगे और वहां पे ऐड माइनस कर देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन कौन सा वाला ऐड माइनस करेंगे और कब करेंगे? तो तुमने अगर मैट की कैलकुलेशन पढ़ी होगी तो जो चीजें कभी क्लासीफाई होती ही नहीं, सिर्फ उसके बारे में प्रोविजन बना रखा है डायरेक्ट अदर इक्विटी में जाने वाले। बट ऐसा क्यों? बहुत ही लॉजिकल है, सिंपल सी बात है। वो कहता कि ये जब इवेंट होगा 2025 तो ये अपने आप ही 2025 में पीएनएल में आ ही जाएगा ना। तो मैट की कैलकुलेशन में अपने आप ही आ ही जाएगा ना 2025 में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का थोड़ा फर्क पड़ेगा कि भाई आज पैसा मिला और 5 साल बाद पैसा मिला तो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स ने मारो गोली, ये तो मिल ही जाएगा ना उनको टैक्स, तो छोड़ेंगे नहीं टैक्स। लेकिन इसके ऊपर प्रोविजन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि ये तो अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर जब अपने आप ही आ जाएगा तो फिर प्रोविजन क्यों बनाने हैं इसके ऊपर? ठीक है, तो प्लस माइनस 1 को हम करेंगे, ये 1B का 1 जो रिक्लासिफाई हो जाएगा, प्लस माइनस 1 को करेंगे ही नहीं, 2025 में देखेंगे बाद में। प्लस माइनस 2 को करेंगे, जो कभी क्लासिफाई नहीं होंगे वो तो कभी भी नहीं आएंगे ना, तो प्रोविजन उनके लिए बनाना पड़ेगा ना, तो उनको करेंगे। बट द बिगर क्वेश्चन इज, ये तो ठीक है मोस्टली लोगों को पता ही है कि ठीक है हम उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं। द बिगर क्वेश्चन इज कब टैक्स करेंगे और कितना अमाउंट टैक्स करेंगे। सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स क्या कहता है? इनकम टैक्स मेन रूल क्या बनाता है? वो ये बनाता है कि भाई जब तुमने रीवैल्यू किया हम तो उसी टाइम पे टैक्स ठोक देंगे तुम्हारे ऊपर। जब इवेंट हुआ और वो रिजर्व्स में गया, हमें क्या लेना देना उन सब चीजों से? हमने टाइम वैल्यू मनी, पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस फर्स्ट पार्ट में कर लिया ना, तो 2025 तक जब भी वो जाएगा पीएनएल में तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं ना, लेकिन दूसरे वाला अलाउ नहीं करेंगे। हम थोड़ी ना देखते रहेंगे वो 2025 में अदर इक्विटी में गया तो उसको ऐड में ना, हमें जहां दिख रहा है हम तो हर साल ही ठोकते रहेंगे तुम्हारे ऊपर टैक्स। सिंपल सी बात है। तो इसी वजह से जो प्रोविजन बनाए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं कि वो इवेंट होने के बाद अदर इक्विटी में कब जाएगा हमें कुछ मतलब नहीं। हमें तो जहां पे भी रीवैल्यूएशन दिख रही है जो कभी क्लासिफाई होगी ही नहीं पीएनएल में, वो उसी साल हर साल ठोक देंगे टैक्स उसके ऊपर। समझ में आ रही है बात? तो जनरल रूल क्या है? प्लस माइनस ऑल द आइटम्स विच आर नेवर टू बी रिक्लासिफाइड इनटू पीएनएल एवरी ईयर। बात खत्म। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या? कि अगर कोई एसेट है जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, या इंटेंजिबल एसेट है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विटी शेयर्स। सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों और ये सब क्या है? देखो अगर तुम्हें ध्यान से मैट पढ़ा होगा तो कभी मैट का पुराना जो नॉर्मल क्लॉज है ना, नॉर्मल क्लॉज पे जाना, जे, मैट का क्लॉज जे, वो ऑलरेडी एक क्लॉज है मैट में। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? इंड एस की आने की वजह से अपना इनकम टैक्स कोई प्रोविजंस चेंज थोड़ी कर देगा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर लेगा ताकि उस पर भी टैक्स लगा दे। तो एक ऑलरेडी क्लॉज जे है जिसमें ये बोलता है कि अगर रीवैल्यू होता है कोई एसेट तो हम वो रीवैल्यूएशन रिजर्व के ऊपर तभी टैक्स लगाएंगे जब, ये मैंने पार्ट 2 अपनी मैट की वीडियोस में बता रखा है, तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो वहां पे जाके मैंने एग्जांपल दे के समझा रखा है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब एसेट डिस्पोजल होती है, एसेट की या सेल होती है, उस टाइम पे उस रिवैल्यूएशन पे लगाएंगे हम। अब जस्ट बिकॉज इंड एस आ गए तो उस रिवैल्यूएशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इक्विटी क्यों, डिबेंचर क्यों नहीं? तो जितना मैंने इंड एस पढ़ा है, देखो मैं इंड एस में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने इंड एस पढ़ा है उसमें साफ साफ डिबेंचर पे एफपीटीपीएल लगता है, ठीक है ना, फेयर वैल्यू टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो तो ओसीआई में जाता ही नहीं। ओसीआई में जाता क्या है? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के जाने के चांस होते हैं। इस वजह से इन्वेस्टमेंट इक्विटी की बात कर रखी है, यहां पे कोई डिबेंचर थोड़ी ना आ जाएंगे,
ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल, ये तो सीधी सी बात है ना यार, बिल्डिंग अगर रीवैल्यू आज कर भी दी तो यार इनकम टैक्स आज ही ठोक दोगे, हमारे पास पैसा थोड़ी आया है। तो जब पैसा आएगा तब की देखेंगे ना, समझे। अब मैट में कौन सी चीजें रीवैल्यू होती है, क्या आती है, वो तुम इंडिया में पढ़ो एफआर में, ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजंस बता सकता हूं तुम्हें। तो जनरल रूल क्या है, हर साल ठोकेंगे, लेकिन उसके एक्सेप्शन क्या है। एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया 16, इंटेंजिबल एसेट इंडिया 38 और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंडिया 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। डिस्पोजल के टाइम पे इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका थोड़ा और डिटेल में बताना। तो देखो वो रीवैल्यूएशन वाला पार्ट जो डिस्पोजल के टाइम पे है उसका एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैं इसका क्या मतलब है। मान लो कोई एसेट है जिसकी एएस में, एएस के हिसाब से और इंडियस के हिसाब से डिफरेंस क्यों आता है, वो पॉइंट क्यों आया, वो मैं समझा रहा हूं। मान लो किसी एएस में किसी की डब्ल्यूडीवी है किसी एसेट की 90 लाख, इंडियस में वो रीवैल्यू हो गया बाय 810, तो इंडियस में 90 प्लस 810 900, तो ये क्या है, आफ्टर रिवैल्यूएशन वैल्यू, ये है रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई तो रिवैल्यूएशन के ऊपर भी तो लगती है ना डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो एएस में इसकी डेप्रिसिएशन 9 रुपए बननी, 9 लाख बननी थी, ठीक है। आफ्टर रिवैल्यूएशन इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है 90, रिवैल्यूएशन की स्पेसिफिक रिवैल्यूएशन में से कितनी डेप्रिसिएशन ली 81, तो डब्ल्यूडीवी 1 अप्रैल 2021 को कितनी बची 81, 90 माइनस 9, आफ्टर इंडिया 900 माइनस 90 810, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना बचा 729, समझे। इसी ईयर 2021 को ही एसेट सोल्ड फॉर 900, तो सेलिंग प्राइस 900 है, वो तो इंडियस में और एएस में सेम ही रहेगा ना, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है 900, यहां पे भी 900 है, तो प्रॉफिट कितना शो करेगा, बड़े ध्यान से देखो 900 माइनस 81 819, तो नॉर्मल एएस में तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, 900 माइनस 81 दिया सीधा प्रॉफिट आ गया, बात खत्म होगी। यहां पे क्यों एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है, बड़े ध्यान से देखो 900 है, तुमने ऑलरेडी रीवैल्यू करके उसको 810 कर रखा है। ये मैंने सेम एग्जांपल पार्ट 2 में भी दे रखा है, इंडियस के स्पेसिफिकली समझा रहा हूं तुम्हें मैं, लेकिन सेम एग्जांपल पार्ट 2 में भी दे रखा अपनी वीडियो की। तो 900 माइनस 810 90, कहां एएस में 819 लाख पे टैक्स दे रहा है और कहां 90 लाख पे टैक्स दे रहा है, तो इंडियस आने से गवर्नमेंट अपना लॉस थोड़ी ना करवाएगी। इस वजह से कहते हैं भाई रिवैल्यूएशन रिजर्व जो पड़ा है ना तुम्हारा चक लो, तो ये देखो 729 यहां से आ गया, पहले गवर्नमेंट परेशान होगी, अब गवर्नमेंट खुश होगी। तो 90 में इंडियस में 729 रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड कर दिया तो इक्वल हो गया एएस के, यही गेम है, समझे। अब आते हैं मैं इसके दूसरे पार्ट पे। ये तो चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई कि भाई क्या होता है, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब है ये सबसेक्शन 115 जेबी जागो भाई मैट आ गया, सब सेक्शन 2 कैपिटल ए का क्लॉज ए एंड बी था जो मैंने अब तक समझाया तुम्हें। एक दो और क्लॉज हैं सी एंड डी, वो डीमर्जर के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो थोड़ा सा डीमर्जर के बारे में समझ जाए कि डीमर्जर होता क्या है। सीधी सी बात है, एक कंपनी अपना हिस्सा काट के किसी और कंपनी में दे देती है, मतलब वो एक नई कंपनी बन जाती है। तो ठीक है, तो एक होती है कंपनी जो डीमर्ज्ड कंपनी है, जो बड़ा हिस्सा है उसमें से काट के एक नई कंपनी बनाती है जिसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो डीमर्जर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डीमर्जर में मर्जर और डीमर्जर, अमेलगमेशन और डीमर्जर दोनों में ही ये बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, इसमें थोड़े इनकम टैक्स अपने सहूलतें देती है, इनकम टैक्स थोड़ा इसके ऊपर फोकस करती है कि हाँ इसको बढ़ावा देते हैं ताकि ग्रोथ हो सके इकोनॉमी की। तो क्या होता क्या है, डीमर्जर का कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो डीमर्ज्ड कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में जाना चाहेंगे शेयर होल्डर, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर नहीं जाना चाहेंगे, कहते हैं मुझे तो वही नाम पसंद था, मुझे तो वही कंपनी पसंद थी, मुझे नहीं पता है नई कंपनी क्या है। तो जो तो बंदे चले जाते हैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स ले जाते हैं, ठीक है। तो जिनका इतना हिस्सा था पुरानी कंपनी में, वो नई कंपनी में भी शेयर होल्डर बन जाते हैं। और जो बंदे सीधा एग्जिट मार जाते हैं, ये एग्जिट वाले बंदे, तो इनको बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो इनको पैसा पे ना पे करना पड़ेगा ना, कौन पैसा पे करेगा, रिजल्टिंग कंपनी थोड़ी ना पे करेगी, डीमर्ज्ड कंपनी पे करेगी ना, जो एग्जिस्टिंग कंपनी में थे। तो इनके जो हिस्सा है या तो वो कैश दे देगी इनको,
या फिर वो इनको कोई एसेट दे देगी। अब मुझे एक बात बताओ, डीम डिविडेंड लगेगा क्या? डीम डिविडेंड भूल गए? अगर तुमने डीम डिविडेंड नहीं आता तो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले थोड़ा सा डीम डिविडेंड रिवाइज कर लो। 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए जो ये बोलता है, ए से होता है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे तो सीडीटी लगता है ना, तो कंपनी क्या करने लगी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गई कि सीडीटी से बच जाए, इस वजह से डीम कर लिया गया डिविडेंड। तो क्या इसके ऊपर डीम डिविडेंड लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? इसको शेयर होल्डर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो कैश हो जो मर्जी हो, डीम डिविडेंड लगेगा। एसेट, कैश भी तो एसेट ही होता है, डीम डिविडेंड लगेगा। जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले तो क्या उसके ऊपर डिविडेंड लगेगा? लगना चाहिए था, बट डीम डिविडेंड, अगर तुम्हें याद होगा कि डीम डिविडेंड 2 क्लॉज 22 में सब क्लॉजेज हैं ए बी सी डी ई जो डीम डिविडेंड लगाते हैं, और 1 2 3 4 5 जो डीम डिविडेंड हटाते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं, बाई बैक, लोन वगैरह की बातें। उसमें 5th क्लॉज जो लास्ट क्लॉज है जो डीम डिविडेंड हटाता है, उसमें से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया अगर कोई रिजल्टिंग कंपनी, कोई डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को कोई शेयर देती है तो उसके ऊपर डीम डिविडेंड नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? सीधा डीमर्जर को प्रमोट करने के लिए, बात खत्म। तो इसके ऊपर तो डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैट में क्या लेना देना है इस चीज का, अब समझ में आएगी क्यों। क्योंकि अगर मैं सीधा पढ़ा देता तो मैं एक डाउट आता, वो मैं बताता हूं क्या। रिवैल्यूएशन रिक्वायर्ड कहां है? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि भाई अगर तुमने किसी को कुछ एसेट दिया तो ऐसा तो नहीं ना कि जो उसकी वैल्यू बुक्स में है वही रियल में वैल्यू होगी। तो इंड एस बोलता है, इंड एस कौन सा? 10, उसका अपेंडिक्स ए ऑफ इंड एस 10 ये बोलता है कि तुमने जो भी नॉन कैश एसेट दिया है उस बंदे को जो तुम्हारा शेयर होल्डर है, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डीमर्जर, तो तुम्हें उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू तुम्हारी 100 है, तुमने जो एसेट दिया उसकी फेयर वैल्यू 150 है, तो तुम्हें पहले तो रीवैल्यूएशन रिजर्व में 50 ठोकना पड़ेगा। लेकिन मेरे लल्ला एक बात बता, ये तो इंड एस है। अब मैट क्या बोलता है कि भाई हमने 150 के ऊपर ऑलरेडी डीम डिविडेंड ले लिया है, तो मैं 50 का अलग से थोड़ी ना टैक्स लूंगा मैट में, समझे। डीम डिविडेंड का इनकम टैक्स से क्या लेना देना? डीम डिविडेंड पे सीडीटी लगता है, तो सीडीटी इज नॉट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में सीडीटी का कुछ लेना देना नहीं होता, वो अलग से टैक्स होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन पे 150 टैक्स ले लिया तो डबल टैक्सेशन थोड़ी ना होती है इनकम टैक्स में। तो जो 50 है रीवैल्यूएशन की वजह से, वो अलग से तुम्हारे जो ए बी प्रोविजंस में हमने डिस्कस किया ना, रीवैल्यूएशन रिजर्व पे टैक्स ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इस पे अप्लाई ही नहीं होता। इस वजह से अलग से एक्सक्लूड कर दिया कि अगर तो कोई ऐसी रीवैल्यूएशन हो रही है तो जो क्रेडिट हुई है पीएनएल में वो माइनस कर दो, जो डेबिट हुई है वो ऐड बैक कर दो, मतलब हटा दो। क्यों? क्योंकि 150 पहले डीम डिविडेंड लग चुका है, तो तुमने सेपरेट ट्रीटमेंट करने को किसने बोला, समझे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था? तुम अगर ये बोलते कि भाई डीम डिविडेंड कहां लगता, ये वाले, अगर तुम्हें डीम डिविडेंड में बहुत ज्यादा शातिर है, कोई बंदे हैं ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के बैठे हैं, जैसे मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, तो मुझे ये क्लॉज पढ़ते टाइम पहला ही डाउट ये आया, इस वजह से मैंने डीम डिविडेंड के ऊपर रिसर्च की कि भाई डीम डिविडेंड तो एक पॉइंट पे लगता ही नहीं डीमर्जर वाले पे, लेकिन वो इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे नहीं, माइनॉरिटी वाले में। तो इस पे तो अभी भी लगता है डीम डिविडेंड, समझे। तो इसका करस्पॉन्डिंग एक और सबसेक्शन 2 भी बना रखा है कि भाई ये एसेट जब रिजल्टिंग कंपनी में जाएंगे, एसेट एंड लायबिलिटी, तो वो भी तो कोई ना कोई रीवैल्यूड अमाउंट पे ही जाएंगे ना। इन्होंने बुक वैल्यू कुछ दिखा रखी होगी, रीवैल्यू अमाउंट कुछ होगी। तो उसको भी बोल रखा है कि भाई तुम अगर कोई एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे हो और रिजल्टिंग कंपनी में दिखा रहे हो उनकी बैलेंस शीट में, और रिजल्टिंग कंपनी के जो मैट की कैलकुलेशन होगी ना, वो भी उसमें जो रीवैल्यूएशन अमाउंट है उसका इग्नोर मार देंगे हम। बात समझ में आई? अब ये जो 2C है ट्रांजिशन प्रोविजन, ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि पहली बात तो मैं गलत नहीं पढ़ाना चाहता, मुझे खुद ही नॉलेज नहीं है इस 2C की, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, ये कब का ट्रांजिशन है, क्या है। सुनी सुनाई बातें नहीं मैं बताना चाहता, जितना मुझे समझ में आती थी मैंने बता दिया। दिस वॉज योर 2A एंड 2B, ठीक है ना। 2C जो है अगर तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है तो तुम खुद ही देख लो यार, ठीक है। तो ये था अपना मैट इंड एस में क्या गेम बजेगी।
ऑलराइट, कोई डाउट हो, कुछ हो, कमेंट सेक्शन पे लिखो। कोई पेपर के पहले तुम्हें कोई और टॉपिक चाहिए, इमरजेंसी है, दिमाग खराब हो रहा है, कुछ है तो वो भी मुझे बताओ। ऑलराइट, सी यू।